मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंटरकूलिंग देख लिए थे एक्चुअल प्रोसेस के लिए, और आज हम लोग इंटरकूलिंग का सॉरी जो हम लोग आइडियल प्रोसेस के लिए देख लिए थे, आज हम लोग एक्चुअल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। एक्चुअल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमारे पास कंप्रेसर और टरबाइन की एफिशिएंसी हमें गिवन होगी। ठीक है, हमने एक साइकिल बनाते, साइकिल अगर बनाते हैं लिखने में थोड़ा ठीक रहता है, फॉर्मूला सीक्वेंस वाइज लिखने में थोड़ा ठीक रहता है हमें। इंटरकूलिंग में हम लोग क्या किए थे, दो कंप्रेसर को लिए थे, तो फर्स्ट कंप्रेशन, देन इंटरकूलिंग, देन सेकंड कंप्रेशन, यही किया गया था। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, एंड देन फाइनल एक्सपेंशन 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन का बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो चूंकि हमारा एक्सपेंशन एक ही स्टेज में होता है, इसलिए उसके हमने सिंगल लाइन से मेंशन किया है। एक्चुअल प्रोसेस में क्या था कि जो कंप्रेसर था हमारा कुछ अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी कंसीडर करेगा, क्यों, कुछ उसमें लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं, या उसमें कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज हो सकती है, या एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज होंगी सिस्टम में, जिसकी वजह से कुछ लॉसेस यहाँ कंप्रेसर में हमें ऑब्जर्व होगा। उस लॉस की वजह से, उस लॉसेस की वजह से जो कंप्रेसर में होगा वो डेविएट करेगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन है, बट जैसे जैसे इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज करता जाएगा, है कि नहीं। एंट्रोपी का इंक्रीज करता जाएगा। सपोज हमारे पास कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी है 90% और दोनों के केस में 90% दी हुई है, तो हमने कुछ लाइन स्ट्रेट ना बनाकर कुछ डेविएशन दिखाना पड़ता है। क्यों, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी 2 डैश एंड 4 डैश। ओके, सपोज फर्स्ट कंप्रेसर की एफिशिएंसी 90% है, सेकंड की 80% है, देन इनका डेविएशन कम होगा एज कंपेयर टू इस वाले का डेविएशन। तो वो डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी कितनी है, रिवर्सिबिलिटी कितनी हो रही है सिस्टम में, बट लाइन हमारी जो बनेगी डायग्राम की एक्चुअल लाइन वो यही बनेगी कंप्रेसर वर्क की। ठीक है, सिमिलरली हम जब टरबाइन में आते हैं तो टरबाइन में क्या देखते हैं, अगर हमने टरबाइन की एफिशिएंसी 100% मान रखी है, देन ये लाइन आइसेंट्रोपिक लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होगी, मींस S5 इज इक्वल्स टू S6। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा S5 इज इक्वल्स टू S6, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, देन ये शिफ्ट होगा इधर, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो ये कुछ यहाँ शिफ्ट हो गया, कितना आया, सपोज 6 डैश। अब फॉर्मूला सारे वही थे, बट आपको मैंने बताया था ना कि जब एक्चुअल में एफिशिएंसी गिवन होगी देन हमारे फॉर्मूले में स्लाइट वेरिएशंस आ जाते हैं। हम उन स्लाइट वेरिएशंस को ही लिखेंगे ताकि हमारा जो स्लाइट वेरिएशन है उससे फॉर्मूला क्या चेंज हुआ हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो सबसे पहली बात क्या, कंप्रेसर वर्क की तरफ देखते हैं। क्यों, क्योंकि कंप्रेसर में सबसे पहले डेविएशन हमने ड्रॉ किया है। कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं गैस टरबाइन में, तो कंप्रेसर में लिखते हैं चलिए कंप्रेसर में क्या करते हैं 1 से 2 एंड 3 से 4 आइडियल था। अब 1 से 2 डैश एंड 3 से 4 डैश, तो प्रोसेस 1 से 2 डैश एंड प्रोसेस 3 से 4 डैश। ओके, तो प्रोसेस 1 से 2 डैश में क्या होगा, कंप्रेसर वर्क
क्या लिखेंगे T2 डैश माइनस T1। कहां से निकलेगा T2 डैश? T2 डैश कहां से निकलेगा? T2 डैश निकालने के लिए आपने ये पढ़ा T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, प्रेशर रेशियो आपके पास मेंशन रहेगा, प्रेशर रेशियो मेंशन रहेगा, गामा आपको एयर का पता रहेगा, T1 इनलेट कंडीशन है ये गिवन होगी, देन आप यहां से T2 निकालेंगे, T2 आपको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, T2 मिलने के बाद मैंने बताया था कि जब कभी भी कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी रहती है देन फार्मूला क्या हो जाता है, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, बाहर वाला मींस साइकिल में देखेंगे तो बाहर वाला कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रेशियो होगा किसका, एक्चुअल प्रोसेस का। ठीक है, आइडियल अपॉन एक्चुअल, थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल, आइडियल प्रोसेस है आइडियल प्रोसेस अपॉन एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, आइडियल अपॉन एक्चुअल प्रोसेस। बट हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले की टर्म में लिखना है। तो ये मैंने आपको बताया बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, ये याद रखने के लिए आपको बताया था, लिखना नहीं है ना, हम बाहर वाला अपॉन अंदर वाला नहीं लिख सकते, किसी को समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके समझ के लिए था। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर की एफिशिएंसी लिखेंगे, फॉर्मूला बाहर वाले के टर्म में जाएंगे तो T2 - T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। आपके पास T1 गिवन होगा, इनलेट कंडीशन है, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दिया होगा तभी आप ये फार्मूला यूज करना है। T2 आपने यहां से निकाल रखा है, ओनली T2 डैश आपके पास अननोन होगा, यानी हमने यहां से T2 डैश कैलकुलेट कर लिया, T2 डैश कैलकुलेट कर लिया, T2 डैश मिल गया, यहां पे पुट कर दिया, ये उठा करके T2 डैश की वैल्यू को T1 गिवन था, कंप्रेसर वर्क आ गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको क्या ध्यान देना है, T2 डैश कैसे निकालेंगे, क्योंकि T2 डैश आपका शिफ्ट हो चुका है। सिमिलरली जब हम प्रोसेस 3 से 4 की तरफ जाने वाले हैं, 3 से 4 की तरफ, तो क्या होगा, कंप्रेसर वर्क WC 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये कंप्रेसर 1 की एफिशिएंसी है, 2 की देखते हैं। देखिए क्या होगी, T4 डैश माइनस T3। ठीक है, कहां से आएगा T4 डैश, सबसे पहले तो T4 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू P4 अपॉन T3 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, P4 अपॉन T3 प्रेशर रेशियो गिवन होगा आपके पास, गामा की वैल्यू 1.4 है एयर के लिए, अगर कोई गैसियस होगा तो भी वो गैस की गामा की वैल्यू क्वेश्चन में एटलीस्ट गिवन होगी, या Cp/Cv के रेशियो के टर्म में होगी, या एनी हाउ आपको गामा की वैल्यू पता करनी होगी नीचे में। ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, कैसे आएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। T3 आपका यहाँ पर गिवन होगा, T4 आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, T4 आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा T3 गिवन होगा, आप T3 यहाँ पे किस टेम्परेचर तक ले आ रहे हैं, किस प्रेशर तक सेकंड तक कर रहे हैं, ये आपको पता रहेगा। कंप्रेसर जो सेकंड वाली है उसकी एफिशिएंसी भी दी है, सपोज 90 80 व्हाटएवर एफिशिएंसी में भी गिवन, आप इसको कुछ भी ले लें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, मतलब 4 - 3 अपॉन 4 डैश माइनस 3। देखिए T4 माइनस T3 अपॉन T4 डैश माइनस T3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, T4 डैश। कैसे, आपको कंप्रेसर 2 की एफिशिएंसी गिवन है, बिल्कुल, T4 आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, T3 गिवन था, T4 आपको निकालना था, ये T4 की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये आइडियल प्रोसेस से हटके हमने एक्चुअल प्रोसेस में देखा, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाता है,
क्या फॉर्मूला कंप्रेसर का वही है, अगर आइडियल होता तो T2 T1 और सेकंड कंप्रेसर के लिए T4 T3, बट यही बदल गया है क्या एक्चुअल प्रोसेस के लिए, T2 डैश और T4 डैश हमने लिख दिया है। तो कहां से कैलकुलेट करेंगे T2 डैश और T4 डैश, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी यूज करते चले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इंटरपोलिंग फॉर एक्चुअल प्रोसेस एक ही में आप बता सकते हैं, जब आप आइडियल बनाते हैं तब भी ये काम कर सकते हैं, साथ में लिखते हुए चल सकते हैं, आइडियल के अलग नाम और एक्चुअल के लिए अलग, तो ये प्रोसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, टरबाइन की तरफ चलते हैं। ये लाइन अब मिटा देते हैं डायग्राम को, ठीक है। याद रखेंगे 5 से 6 और 5 से 6 डैश, हमको काम क्या करना है, टरबाइन की तरफ काम करना है। देखिए इंटरमीडिएट प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें हायर और लोअर प्रेशर की जरूरत है। 5 पे क्या प्रेशर है, 6 पे क्या प्रेशर है, ये हमको देखना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर कितना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, तो अभी तक हमने देखा था जैसे कंप्रेसर में कर रहे थे वैसे टरबाइन की एफिशिएंसी को दी हुई, सपोज 10% सॉरी 90% टरबाइन की एफिशिएंसी है या 95% एफिशिएंसी है टरबाइन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको क्या एफिशिएंसी जब दी रहती है इसका मतलब एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करना है। इट मींस जो 6 डैश है उसकी वैल्यू पे ध्यान देना है, इट मींस उसकी वैल्यू पे ध्यान देना है, जो 6 डैश है। देखिए 6 डैश, तो प्रोसेस 5 से 6 डैश, ठीक है। 5 से 6 है क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस है, इसलिए 5 से 6 डैश। टरबाइन वर्क कैसे आएगा, T5 T6 डैश, ठीक है। ये Cp यहाँ पर होगा, सब में होगा, Cp होगा क्योंकि कांस्टेंट है अभी सारे में, इसलिए मैंने लिखा नहीं, और Cp होगा T6 डैश, T5 T6 डैश Wt। अब T6 डैश कैसे निकलेगा, T6 डैश कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो T5 T6, क्योंकि हमें सबसे पहली बार 6 पता करना होगा, 5 हमें गिवन होगा, क्यों, क्योंकि वो टरबाइन की इनलेट कंडीशन है और टरबाइन की इनलेट कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन में टरबाइन की इनलेट कंडीशन जो है इस तरह से भी मेंशन हो सकती है कि टरबाइन इनलेट टेम्परेचर कितना है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दे कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल की बात करेगा तो हमारे पास पूरे साइकिल में सिर्फ यही एक पॉइंट है जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव करता है, और ये वो पॉइंट है जो टरबाइन के इनलेट पे है। तो दोनों तरह से दे सकता है, T5 T6 इज इक्वल्स टू T5 T6 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। हमको तो चाहिए 6 डैश, 5 तो है ही हमारे पास। तो सिमिलरली जैसे हम कंप्रेसर के लिए लिखे हैं 1 और 2 के लिए, वैसे हम टरबाइन के लिए लिखेंगे। एक ही है, एक ही टरबाइन है, इसलिए टरबाइन 1 या टरबाइन 2 का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कितना होगा, तो मैंने बताया था ना, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला। बाहर वाला कौन सा है, 5 से 6 डैश, T5 T6 डैश अपॉन T5 T6, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन गिवन होगी, 5 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, दोनों मिल गया। 6 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो T6 मिलेगा, ये T6 देगा, वैल्यू पुट कर देंगे उठा करके यहाँ पर, ये हमें कितना देगा, ये हमें
T6 डैश देगा, T6 डैश देगा, शायद आपको दिख नहीं रहा है, T6 डैश देगा, ठीक है। T6 डैश मिल जाएगा आपको। तो T6 डैश मिलने का मतलब अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं कंप्रेसर पे और ये टरबाइन पे। कंप्रेसर 1 और 2 हो गया और ये टरबाइन, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो है अब वैल्यूज आ चुकी है सारे पॉइंट्स पे। कैसे? T1, T2, T2 डैश, T3, T3, T4 डैश, T4, T5, T6, T6 डैश। यानी आपने सारे पॉइंट्स पे टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लिया है। मैंने बताया था ना कि जब सारे पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा देन हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा, ऑप्शन रहेगा कि अब हम कुछ भी निकालने के लिए तैयार है। कुछ भी में क्या, कुछ भी में क्या, कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क। तो आपसे नेटवर्क पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? नेटवर्क पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इसी तरह रीहीटिंग का भी बनेगा, 2 टरबाइन लगाएंगे, बट अभी इसको देखते हैं। W net is equals to W turbine minus plus W C। C1 C2 क्या है? फर्स्ट कंप्रेशन वर्क एंड सेकंड कंप्रेशन वर्क, दोनों का समेशन एंड टरबाइन में से घटा देना है। ये W net आपको मिलेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? WT CP T5 minus T6 dash minus compressor 1 T2 dash minus T1 CP plus CP T3 T4 dash minus T3। ओके, ये वैल्यू बनेगी, ये आपका W नेट का फॉर्मूला बनेगा। W नेट टरबाइन माइनस कंप्रेसर का। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, कौन सा? W नेट का। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाए हीट सप्लाई बताइए कितनी होगी। तो हीट सप्लाई कहाँ होती थी? हीट सप्लाई कहाँ होती थी? 5 से सॉरी 4 से 5 के बीच में आपने जो बनाया था, आप 4 से 5 ना होकर के 4 डैश से 5 के बीच में होंगे। तो या तो उस टेम्परेचर के टर्म में लिखें या फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम उसको m डॉट f cv इनटू कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी गिवन है तो हमारे पास हीट सप्लाई भी आ जाएगा। अब क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सब कुछ? बिल्कुल। हमसे पूछा जाए एफिशिएंसी बताइए कितनी होगी, हम एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू W net अपॉन हीट सप्लाई का। W net है अपने पास? हाँ W net है अपने पास, W net है अपने पास। हीट सप्लाई है अपने पास, हीट सप्लाई है अपने पास। तो हमारी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारी एफिशिएंसी कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास ये सारी चीजें दी गई हैं। कौन सी? जो टेम्परेचर है सारे पॉइंट्स पर वो गिवन हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, एक रीहीटिंग का केस देख लेते हैं, ठीक है। रीहीटिंग का केस देख लेते हैं। इसको रख किया जाए, फिर रीहीटिंग देखो। तो सबसे पहले वही आइडियल देख लेते हैं। आइडियल प्रोसेस के लिए
देन फिर सेम प्रोसेस हम लोग एक्चुअल के लिए देखेंगे। एक्चुअली मैं अलग अलग इसलिए बता रहा ना कि आपको पता रहे कि आइडियल में क्या लिखना है, एक्चुअल में क्या लिखना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो दोनों लिखवाया था तो दूसरा कैसे कैलकुलेट करें, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा, वरना मैं एक ही डायग्राम में आपको बता दूँ दोनों। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ऐसा है। चलिए कंप्रेसर आपको पता ही होगा, कंप्रेसर से क्या, कंबशन चैम्बर जिसमें आपने फ्यूल इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, फ्यूल इंट्रोड्यूस होने के बाद आगे बढ़ते हैं, एक टरबाइन लगाते हैं। ये टरबाइन कंप्रेसर से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कंप्रेसर को भी कुछ पावर की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्रेसर में एयर इन करेगा, टरबाइन से एग्जिट करेगा, एग्जिट तो कर गया, बट हम क्या करते हैं, हम इसको इंटरमीडिएट प्रेशर पे कहीं पे ले आते हैं और फिर से एक बार और कोशिश करते हैं कि ये फिर से एक्सपेंशन दे सके, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके प्रेशर को और इंक्रीज करते अगेन, और फिर उसको टेम्परेचर बढ़ा करके और थोड़ा एक्सपैंड कराने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि फर्स्ट टरबाइन, दो टरबाइन लगने हैं, रीहीटर है, हमने एक टरबाइन लगाया है, अब ये टरबाइन जाएगा कहाँ, तो हम इसको रीहीटर में भेजते हैं। तो रीहीटर में भेजने के लिए अब मान लेते हैं रीहीटर लगाया तो रीहीटर रीहीटर, ठीक है। रीहीटर का काम क्या होगा, ये फिर से उसको रीहीट करेगा, किसको, जो हमारा कंबशन चैम्बर के बाद एक्सपेंशन हुआ है फर्स्ट टरबाइन में, और उसके बाद वो दूसरे में जा रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, कंबशन चैम्बर ही है। ये रीहीट कंबशन चैम्बर है और कुछ नहीं है, ये रीहीट कंबशन चैम्बर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्यूल वैसे ही एंटर करेगा जैसे आप यहाँ पर एंटर करा रहे हैं फ्यूल। ठीक है, तो नेक्स्ट टरबाइन आना चाहिए, टरबाइन है हमारे पास 2 और ये 1। तो क्या T1 और T2 आपस में कनेक्ट होंगे, क्या T1 और T2 आपस में कनेक्ट होंगे, होंगे। ठीक है, T1 और T2 आपस में कनेक्ट होंगे। नंबरिंग करते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6। आपसे पूछा जाए कौन सा हाई प्रेशर टरबाइन है, कौन सा लो प्रेशर टरबाइन, तो कैसे बताएंगे? अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर जब हम उसको टीएस डायग्राम में देखेंगे तब हम उससे देखेंगे कि वो हाई प्रेशर टरबाइन कैसे कहा जा रहा है और कौन सा लो प्रेशर टरबाइन कहा जा रहा है। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। मैंने बताया था जो हाई प्रेशर के नजदीक काम करेगा वो हाई प्रेशर होगा, जो लो प्रेशर के नजदीक काम करेगा लो प्रेशर टरबाइन होगा। तो हम लोग जब टीएस डायग्राम बनाएंगे तो हमको और क्लियर दिखेगा। देन जो भी जनरेटर आपने लगा रखा है ये अपना रोटेट करेंगे और पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, ये जो एक तरीका हुआ जो टीएस डायग्राम के रूप में अब देखना है, यही चीज टीएस डायग्राम में देखनी है। कंप्रेसर में पहले एयर इन किया, देन कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर बना, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से मिला। देन आफ्टर कंबशन टरबाइन में फर्स्ट टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ, देन स्लाइड फ्लो का फ्लो में मिल रहा था वेस्ट,
इसे यूज करते हैं, इसे रीहीट कर लेंगे, रीहीट करते हैं कहाँ पर एक एंगल कंबशन चैम्बर है, फिर उसे फर्दर एक्सपेंड कराएं T2 पे। T2 क्या है? जो दूसरा टरबाइन है जो कि फाइनल वन को एक्सपेंशन प्रोसेस देगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मिटाया नहीं, मैंने कोशिश की इसमें बन जाए। ये P1 है, ये P2 है और ये है PI इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर। कंप्रेशन सिंगल स्टेप में होना है, इसलिए कंप्रेशर की लाइन एक ही होगी 1 से 2 तक। आइडियल प्रोसेस से स्ट्रेट लाइन, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 तक एक कंप्रेशर लगाया, 1 से 2 तक एक कंप्रेशर लगाया। नेक्स्ट कंबशन चैम्बर हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, बोला गया एक्सपैंड होगा, फर्स्ट टरबाइन में एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड हुआ कहाँ? 3 से 4 तक, 3 से 4 तक। 4 के बाद अगेन रीहीट किया गया है। कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर क्या होगा? इसको रीहीट करेगा, जो भी आपका कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है रीहीट करेगा। कहाँ तक? 5 तक। देन अगेन एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड कहाँ तक? 6 तक। किस पे बनाया है ये? P और S टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो यही साइकिल जो थी वो TS डायग्राम में कन्वर्ट होके आ गई। दो टरबाइन हमको देखने को मिल रहा है, T1 T2, है कि नहीं? दो टरबाइन हमको देखने को मिल रहा है, T1 और T2। आपके पास अब क्या है, HPT कौन सा था और LPT कौन सा था? हाई प्रेशर टरबाइन कौन सा और लो प्रेशर टरबाइन कौन सा है? हाई प्रेशर टरबाइन कौन सा होगा? वो टरबाइन जो हाई प्रेशर पे काम कर रहा होगा, प्लस सबसे पहले कंप्रेसर के बाद आपको लगा हुआ है। कंप्रेसर 1 से 2 था और 3 से 4 के बीच में हाई प्रेशर टरबाइन है, तो हाई प्रेशर 3 से 4 के बीच में क्यों है? फर्स्ट वाला हाई प्रेशर टरबाइन पे काम कर रहा है। देखिए हाई प्रेशर पे, ये हाई प्रेशर की लाइन है, जब हाई प्रेशर के साथ लगा हुआ है तो वो हाई प्रेशर टरबाइन कहाँ गया है? नेक्स्ट T2 कहाँ आया? 5 से 6 के बीच में, तो 5 से 6 के बीच में लो प्रेशर टरबाइन। क्यों लो प्रेशर टरबाइन? क्योंकि देखिए टरबाइन लो प्रेशर पे काम कर रहा है, इंटरमीडिएट और लो के बीच में काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। तो जैसा टरबाइन जिधर काम करेगा हम उसे वैसा नाम दिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन के ऑप्शंस देखिए कैसे हैं TS डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम पिछले वाले इंटरकूलिंग में किए थे वैसे हम इसमें भी करेंगे। रीहीटिंग में भी हम सारे फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है? तो पहले इसको हटा दिया जाए, पूरी जगह बन जाए। तो डायग्राम सब क्लियर रहेगा, कौन सा आइटम कहाँ लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट किधर जुड़ा हुआ है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डायग्राम ये बना था, जो मैंने अभी मिटा दिया, यही चीज आपके TS डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो डायग्राम रहे ना रहे, माइंड में पिक्चर बन चुकी है, ठीक है? चलिए, तो आइडियल प्रोसेस है कौन सा? रीहीटिंग। नाम लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं था। रीहीटिंग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इंटरकूलिंग रीहीटिंग का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दोनों कर सकते हैं, पॉसिबल है। देखेंगे क्या होता है, दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है? कोई एक कर रहा है तो एक तो कर ही रहा है, फिर क्या होगा? पहले आइडियल फिर देख लेते हैं, बाद में एक्चुअल ले लेते हैं, ठीक है? कंप्रेसर किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। क्या होगा कंप्रेसर वर्क? T2 माइनस T1। कहाँ से मिलेगा? T1 तो T1 होगा, T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by
T1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा T2। ये जो वैल्यू होगी फॉर्मूला, यहाँ से हमको T2 मिलेगा। T2 मिल गया तो T1 भी मिल जाएगा और ये हमें कंप्रेसर वर्क मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए, कंप्रेसर एक ही था ना 1 से 2? अगर एक ही था इसका मतलब ये है 1 से 2 यानी कि कंप्रेसर हमारे पास T से T2 माइनस T1 मिल गया, एक ही कंप्रेसर, एक बार ही कंप्रेसर वर्क कैलकुलेट करना है। अब यही काम जब टरबाइन में करने जाएंगे तो टरबाइन हमको देखने से ये मिलेगा कि 2 टरबाइन लगे। तो 2 टरबाइन लगे इसका मतलब क्या है कि हमें 2 बार आउटपुट कैलकुलेट करना होगा। किसका आउटपुट? जो टरबाइन पे लगा है। टरबाइन पे क्या लगा है? आउटपुट जो मिलने वाला T3 माइनस T4 और T5 माइनस T6 दो स्टेज में मिलेगा ना। टरबाइन हमारा 2 स्टेज में काम कर रहा है, हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर पे, और दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर पे। तो जब हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे तो 3 और 4 पे फोकस करना है। जब इंटरमीडिएट और लो प्रेशर की बात करेंगे देन हमारा 5 और 6 पे फोकस करना है। तो फॉर्मूला वैसे ही बनेगा जैसे पिछला कंप्रेसर के लिए बना। आई होप आप लोग बना सकते हैं। तो ट्राई करिए खुद से बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, खुद से बन जाए तो और अच्छा है टरबाइन के लिए। तो पहले 3 से 4 देखते हैं एंड 5 से 6। प्रोसेस 3 से 4 और 5 से 6 के लिए। तो क्लियर डायग्राम को मिटा देते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत है तो नहीं, इधर लिख सकते हैं। चलिए अभी पहली बार है तो लिख लीजिए। बताइए क्या होगा? इसको T1 माने थे, 3 से 4 को Cp P3 माइनस T4। ठीक है, इसमें आपको कौन सी वैल्यू गिवन होगी? T3 और T4 में से T3 गिवन होगी, T4 नहीं गिवन होगी। क्यों T3 गिवन होगी? क्योंकि वो टरबाइन की इनलेट कंडीशन है, मैक्सिमम टेंपरेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या होगा। तो हम लिखते हैं कहाँ से मिलेगी T4 की वैल्यू? T3 गिवन है, T3 बाय T4 रेशियो पता रहेगा, देन हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन एक बात ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या गामा हर समय कांस्टेंट 1.4 ही रहने वाला है? क्या गामा की वैल्यू हर समय 1.4 ही रहने वाली है? नहीं। जब आप एयर फ्यूल को मिक्स कर देंगे तब उस केस में Cp की वैल्यू बदल जाती है, गामा की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट क्वेश्चन में आइडियल माना हुआ है तो आइडियल के केस में हमारा Cp कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल के केस में गामा बदल सकता है। आइडियल में हम गामा को 1.4 ही मानेंगे, एयर को कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1.4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? T4 मिल गया। ठीक है, T4 मिल गया। तो आपको जब T4 मिल गया तो आप T4 पुट करेंगे और WT1 निकाल लेंगे। सिमिलरली अब मैं आपसे कहूँ WT2 कैलकुलेट करो। कहाँ लगाए T2? 5 से 6 के बीच में। Cp T5 माइनस T6। T5 माइनस T6 में T5 फिर से टरबाइन की इनलेट कंडीशन है दूसरे वाले, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा दूसरे टरबाइन की इनलेट कंडीशन क्या है। तो T5 आपको गिवन होगा। ठीक है, T6 नहीं पता है, T6 नहीं पता है, जब आप करेंगे क्या? T6 कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ पर थर्मोडायनामिक रिलेशन यूज किए थे वैसे यहाँ करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T5 upon T6 is equals to T5 upon T6 गामा माइनस 1 upon गामा पावर। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको मिलेगी वैल्यू T6, ये हमको देगा T6, ठीक है। T6 का क्या करेंगे, T6 को उठा करके यहाँ रखेंगे, ठीक है, और T6 की वैल्यू रखेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा, टरबाइन 2 का आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं TS डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, अब थोड़ी जगह तो चाहिए ना लिखने के लिए। क्या है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, W नेट निकालना, W T माइनस WC ये हमने पढ़ा है, T कितना है 2, WT1 WT2 WC, ठीक है। T1 कितना है, CT T3 माइनस T प्लस 2 कितना है, CT T5 माइनस T6, दो टरबाइन थे ना, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ये आपका टरबाइन हो गया, टरबाइन 1 प्लस टरबाइन 2, माइनस क्या होगा, कंप्रेसर 1 और 2 के बीच में लगा था, 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, CT T2 माइनस T1, ठीक है, CP T2 माइनस T1, ये आपका W नेट आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला हम डायरेक्टली बना सकते हैं, जैसे ये डायग्राम लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज बन जाएंगी। देखिए T1 T2 मिल गया था आपको, देन T3 T4 की वैल्यूज मिल गई, देन आपको T5 और T6 की वैल्यू मिल गई, यानी आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट थे और 6 पॉइंट पे टेंपरेचर आपको नोन हो गया। अब आप कंप्रेसर वर्क निकालिए, हीट सप्लाई निकालिए, हीट रिजेक्टेड निकालिए, टरबाइन आउटपुट निकालिए, कुछ भी निकालिए, देन ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तब आप नेट वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो, बैक वर्क रेशियो, बहुत सारी चीजें हैं वो निकाल सकते हैं, एयर रेट और क्या था आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आपका था, वो भी आप इतनी सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, आपको सारे पॉइंट पे टेंपरेचर होंगे ना, तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब ये एक्चुअल टेबल हीट सप्लाई, सिमिलरली हीट सप्लाई की बात करते हैं, टेंपरेचर डिफरेंस से भी लिख सकते हैं, CV कंबशन चैम्बर, कैलोरीफिक वैल्यू CV क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो टेंपरेचर डिफरेंस से भी निकाल लेते हैं हम, जैसे ये निकाल ले कंप्रेसर वर्क और टरबाइन आउटपुट, ऐसे ही 2 और 3 के बीच में काम कर रहा है हीट सप्लाई, और 4 और 5 के बीच में हीट सप्लाई, तो दोनों हीट सप्लाई कम हो जाएंगे। तो एक वो तरीका है, एक ये तरीका है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको पता है बट ये नहीं पता, उसको याद रखना भी ठीक रहता है, प्रैक्टिस में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज रहेगा, अदरवाइज टेंपरेचर डिफरेंस के फॉर्मूला आपके दिमाग में रहता है, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी कई केस में नहीं दी रहती, अगर नहीं दिया है 100% मान लेंगे काम खत्म, यानी उसको बंद कर देंगे और काम खत्म। और अगर इससे ज्यादा आपको मास ऑफ फ्यूल देगा, अगर मास ऑफ फ्यूल की बात किया है तो हो सकता है आपसे मास ऑफ एयर का भी जिक्र करें, इट मींस जहां जहां Cp मल्टीप्लाई हुआ है वहां m डॉट a भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इस पूरे वैल्यू में m डॉट a मल्टीप्लाई होगा, m डॉट a मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिपेंड करेगा कि हमारे पास ma और mf दिया है कि नहीं, यूनिट भी उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी,
किलो जूल पर केजी में है या किलो वॉट में है, आंसर किस में दिया है ये आपको देखना होगा। उसी यूनिट के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रीहीटिंग का आइडियल कंडीशन था जिसमें 2 टरबाइन लगाए गए थे और इंटरकूलिंग में 2 कंप्रेसर लगाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और आप मुझे ये बता दीजिए बस, आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जो भी डाउट था दोनों में ऐसा ना हो कि सर दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा था। ऐसा नहीं था, दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा था, दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा था, दोनों में डिफरेंस थे, दोनों में डिफरेंस थे। क्या डिफरेंस थे? छह पॉइंट थे हमारे, ठीक है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए, देखने में आपको मिल रहा होगा। यहाँ कंप्रेशन प्रोसेस 2 स्टेज में हुआ है, यहाँ एक्सपेंशन प्रोसेस 2 स्टेज में हुआ है, दोनों में डिफरेंस था, इसलिए इसको याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इंटरकूलिंग के लिए था, आइडियल के लिए ग्राफ बनाया, और ये रीहीटिंग के लिए। आइडियल हटा देते हैं, अगर इसी में एक्चुअल करना हो तो यही 1 से 2 डैश आपने शिफ्ट कर रखा था, और ये 3 से 4 डैश आपने बना रखा था, और ये 5 से 6 डैश। तो हम एक ही डायग्राम में बना सकते थे, बट आपको अलग अलग बनाने सीखने के लिए बना दिया। सिमिलरली 1 से 2 हमारा जो बनेगा 1 से 2 डैश, 3 से 4 डैश एंड 5 से 6 डैश। इस तरह हम एक्चुअल बनाएंगे, ठीक है। देखा ही हमने क्यों बनाया था, एंट्रोपी इंक्रीज करती है इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि एक्चुअल में हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर्मूला निकालना आपको आ गया। डिफरेंस में ध्यान रखेंगे, कंप्रेसर 2 स्टेज में था, इंटरकूलिंग में, रीहीटिंग में, एक्सपेंशन 2 स्टेज में। तो ये कंपैरिजन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। रीहीटिंग का मतलब ये है कि दोबारा हीट करना है, इंटरकूल मींस कूल करना, ठंडा, यानी एक बार जब कंप्रेसर लगाएंगे तो उसे दोबारा थोड़ा सा कूल करेंगे, एक्सपेंशन को कूल कर देंगे तो हमारा वर्क आउटपुट कम हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं यूज करते। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है रीहीटिंग के आइडियल प्रोसेस से अब आगे एक्चुअल प्रोसेस को देखेंगे, उसके फॉर्मूले को देखेंगे, उस फॉर्मूले को कैसे न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल जो इंटरकूलिंग का होगा, रीहीटिंग का होगा, देन हम लोग कंबाइन करेंगे इंटरकूलिंग और रीहीटिंग को कि क्या पॉसिबल है दोनों साथ में काम कर पाए। इंटरकूलिंग और रीहीटिंग यानी कंप्रेशर, 2 स्टेज में कंप्रेशन प्रोसेस हो और 2 स्टेज में एक्सपेंशन प्रोसेस हो, तो क्या दोनों को लगा सकते हैं। लास्ट में हम लोग एक काम ये करेंगे कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे तीनों का, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग का और कॉम्बिनेशन का, कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है, वर्क आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, हीट सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है। देन हम लोग मूव करेंगे, एक वर्ड आएगा रीजनरेशन, कि हम बिना सिस्टम में एक्स्ट्रा कंप्रेसर और टरबाइन को लगाए भी क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये देख करके आपको मिल जाएगा कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। वो कैसे हीट सप्लाई कम कर दें तो भी काम बन जाएगा, हमारे वर्क आउटपुट को चेंज ना करने। तो वो उस समय हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे, तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, ये थैंक यू।